दोस्तों, आज मैं ऐसे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कभी भी ज़िंदगी के इम्तहान से खौफज़दा नहीं हुआ था और ना ही अपनी गरीबी को उसने अपनी कमज़ोरी बनने दिया था। वो ऐसा जर्नलिस्ट है जिसे स्कूल दौर में 1 रुपए के पकौड़े और 1 रुपए का नान खरीदने के लिए भी अच्छे दिनों के आने का ख्वाब देखना पड़ा था। उसने अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए गलियों के अंदर सब्जियां तक भी बेची और जब वो लाहौर पहुंचा तो उसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, तो वो दाता दरबार जाकर सोता था। वो ऐसा सहाफ़ी है जिसने बचपन ही से मेहनत करना सीख ली थी। वो पाकिस्तान का ऐसा सहाफ़ी है जिसकी वालदा बचपन ही में इंतकाल कर गई और उसने अपने सारे गिले शिकवे अल्लाह से करना शुरू कर दिए और फिर अल्लाह से अपना इतना मज़बूत कनेक्शन बना लिया कि वो अपनी हर दिल की बात अल्लाह से शेयर करता था। आज अल्लाह उस पर मेहरबान है और हर दुनिया की सहूलत उसे मैसर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ जर्नलिस्ट, एंकर, सदाकार इरशाद भट्टी की। नज़र के दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, गई इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मशहूर जर्नलिस्ट, एंकर इरशाद भट्टी पाकिस्तान के शहर पिंडी बट्टियाँ के साथ मुंसलिक एक गांव मच्छू निक्का के एक लोअर मिडिल घराने में पैदा हुए। आप कुल 3 बहन भाई हैं। आपने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था कि आपकी वालदा सिर्फ 32 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। आपकी वालदा के इंतकाल के बाद आपकी बहन को आपकी खाला ने गोद ले लिया, जबकि आपके छोटे भाई को आपकी नानी ने अपने पास रख लिया। क्योंकि आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, जब आपके वालिद ने दूसरी शादी की तो उन्होंने इरशाद अहमद भट्टी को अपने पास रख लिया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपका तल्लक एक लोअर मिडिल घराने से था। आपके वालिद की तकरीबन 4 एकड़ ज़मीन थी। जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि ये कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। सो आपके वालिद अपनी और दूसरे लोगों की ज़मीन हिस्सादारी पर काश्त किया करते थे, जिससे घर की गुजर बसर होती थी। आपके घर के माली हालत कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आपको प्राइमरी की तालीम को मुकम्मल करने के लिए कभी सब्जियां बेचनी पड़ी तो कभी आपको स्कूल के अंदर ही टॉफ़ियों के पैकेट बेचना पड़े। एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ रही थी, दूसरी तरफ और आपकी सौतेली माँ भी आप पर ज़्यादा तवज्जो ना देती थी और आपका ख्याल नहीं रखती थी। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपका एक जूता और एक स्कूल यूनिफॉर्म, यानी एक ही जूते के साथ और एक ही यूनिफॉर्म के साथ वो 4 साल तक स्कूल जाते रहे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके स्कूल की यूनिफॉर्म कुछ फट गई, जिसकी वजह से उन्होंने कंबल लेकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम था। दोस्तों ने और साथीदार ने पूछना शुरू कर दिया कि आप ये कंबल क्यों ऊपर लेकर आते हैं। तब इरशाद अहमद भट्टी ने कहा कि मुझे बुखार रहता है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर कंबल ले लोगे तो तुम्हें पसीना आएगा और इस तरह तुम्हारा बुखार जाता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इरशाद अहमद भट्टी की तालीम की। आपने इब्तदाई तालीम पिंडी बट्टिया के एक स्कूल से हासिल की, जहाँ से आपने मैट्रिक का इम्तहान फर्स्ट क्लास डिवीज़न में पास किया। जब आपने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली तो आपका ख्याल था कि अब तालीम मुकम्मल हो गई है, अब कोई नौकरी करनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चे थे, जिस भी ताकतवर को माशरा में देखते उस करैक्टर को अपनाने का सोच लेते। कभी वो पुलिसमैन बनना चाहते थे तो कभी बस ड्राइवर और कभी पटवारी। वालिदैन की नाकाफ़ी गाइडेंस की वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। फिर हुआ यूँ कि आपका एक कज़न लाहौर में पढ़ता था और लाहौर में ही काम करता था। उसने कहा तुम मेरे साथ लाहौर चलो। आप उसके साथ लाहौर आ गए। लाहौर में आकर आपने FA की तालीम हासिल की। अपनी तालीम के साथ साथ आपने कई एक प्राइवेट जॉब भी की ताकि अपनी तालीम के अखराजात को उठा सकें। जो लोग अपने घर से दूर दूसरे शहरों में काम करते हैं, रहते हैं, वो जानते हैं कि प्रदेश या दूसरे शहर में रहने वाले अफराद को अपना सब कुछ खुद करना पड़ता है, जो कि उनके घर पर उनकी वालदा, सिस्टर या भाई करते हैं। इसीलिए इरशाद अहमद भट्टी ने भी लाहौर में आकर कपड़े धोना, घर को साफ़ करना, खाना पकाना के तमाम कामों को सीख लिया। लाहौर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उनका कुछ मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। जब उनको नाकामी हुई तो 1995 में आपने लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया। इस्लामाबाद आकर आपने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और सिटी स्कूल में बतौर असिस्टेंट कंप्यूटर लैब की उन्हें मुलाजमत मिल गई।
मगर अभी आपके पास रहने की जगह नहीं थी। फिर इस्लामाबाद में ही मौजूद कराची कंपनी के एरिया में कुछ लड़कों के साथ आपकी बातचीत हुई। उन्होंने अपने रूम में आपको रख लिया। वो लड़के बहुत अच्छे थे। उन्होंने शुरू के 2 माह में आपसे कोई किराया भी नहीं लिया था। दोस्तों, इरशाद अहमद भट्टी साहब एक तरफ असिस्टेंट कंप्यूटर की जॉब सिटी स्कूल में कर रहे थे, मगर आपके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं हसन निसार कॉलम नगार की तरह अखबारों में लिखूं, क्योंकि आपको हसन निसार बहुत पसंद थे। यही ख्वाहिश आपको इस्लामाबाद में छपने वाले एक रोज़नामा अखबार के दफ्तर ले गई। आपने जिस अखबार के लिए सबसे पहले मुलाजमत की उसका नाम था अल अखबार, जिसके मालिक ग़ुलाम अकबर थे। हकीकत में आपके साफ़ी करियर का आगाज़ अल अखबार रोज़नामा से ही हुआ और आपने उस अल अखबार रोज़नामा में हर शुबा के लिए काम किया। आपकी कारकर्दगी को देखते हुए अल अखबार रोज़नामा के मालिक ने आपको सियासी पार्टी PTI की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दे दी और फिर अल अखबार के प्लेटफार्म पर ही आपकी मुलाकात उस वक़्त की मशहूर मरूफ जर्नलिस्ट मरहुमा निसहत अंजम से हुई, जो उस वक़्त जियो चैनल के लिए काम करती थी। आप जर्नलिस्ट निसहत अंजम को अपनी बहन जैसी समझते थे और उनके साथ अपनी ज़िंदगी की तमाम बातें शेयर कर चुके थे। उनकी वजह से ही इरशाद भट्टी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। और वो तब्दीली क्या थी? हुआ यूँ कि जर्नलिस्ट निसहत अंजम की एक दोस्त लड़की थी जिसका बचपन दुबई में गुजरा था और उसके वालिदैन हाई प्रोफाइल रखने वाले थे। वो लड़की निसहत अंजम की वजह से इरशाद भट्टी से मिली और दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर दोनों की शादी में इरशाद भट्टी की तनख्वाह आड़े आ गई। इरशाद भट्टी की तनख्वाह सिर्फ 3500 रुपये थी, जबकि उस लड़की की उस वक़्त पॉकेट मनी ही वालिदैन की तरफ से 10,000 मिलती थी। यानी इरशाद भट्टी इकनॉमिकली तौर पर किसी तरह से भी उस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से लड़की व वालिदैन ने किसी सूरत में भी उसकी शादी इरशाद भट्टी से करने पर रजामंदी ज़ाहिर ना की। मगर उस लड़की ने आखिरकार अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया और फिर 2002 में इरशाद भट्टी से शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की इरशाद भट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इरशाद भट्टी से शादी के बाद घर के अखराजात पूरे ना होने की सूरत में उस लड़की ने अपनी मोहब्बत को निभाया और घर को चलाने के लिए नौकरी भी कर ली। इरशाद भट्टी के उस लड़की यानी कि अपनी वाइफ से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। और उसमें जो मुझे दुख हुआ है वो एक लफ्ज़ पे हुआ है कि ज़्यादातर पेशावर ख़वातीन जो हैं ब्लैक मेलिंग के लिए मुकदमात दर्ज करवा रही हैं। शादी के बाद इरशाद भट्टी ने भी अखबारात की नौकरी को खैर बात कह दिया और कुछ अर्से के लिए जर्नलिस्ट के शोबा से दूर हो गए। फिर उन्होंने दूसरी कई एक मुलाजमतें की और माली तौर पर अपने आप को मुस्तहकम किया और एक दफ़ा फिर दोबारा जर्नलिज़म की तरफ आ गए और सबसे पहले उन्होंने जियो अखबार के लिए कॉलम लिखना शुरू कर दिए थे। आपका पहला प्रोग्राम भी जियो टेलीविज़न पर ही रिपोर्ट कार्ड के नाम से नशर हुआ था। दोस्तों, ये थी कहानी इरशाद अहमद भट्टी की, जो कि आज के मशहूर व मरूफ जर्नलिस्ट, कॉलम नगार और सदाकार हैं। आपने इस कहानी में सुना होगा कि वो कैसे एक ज़ीरो से हीरो बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें अपना प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है और फवाद साहब से ये मुझे बिलीव भी नहीं तवक्को। मान लिया हमारे मीडिया आज़ादी की एक रेड लाइन होनी चाहिए, मीडिया को मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए।